आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पार्टी चारों तरफ से विवादों में घिरी हुई है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के नेताओं की कट्टर ईमानदारी की पोल खुलती नजर आ रही है। पार्टी के कई नेता जेल में बंद हैं, वहीं मनीष सिसोदिया का नंबर कभी भी आ सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शराब घोटाले में पार्टी के नेता पूरी तरह से फंसे हैं। साथ ही अब जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर आरोप की झड़ी लगा रखी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा रखी है। आपको बता दें, सुकेश चंद्रशेखर ने एमसीडी चुनाव से पहले जेल में एक के बाद एक लेटर लिख करके आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप लगाए। मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान भी सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ा दावा किया है। सुकेश ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के लिए ले जाए जाते समय मीडिया के सवालों का जवाब दिया। सुकेश ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए भी आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। सुकेश ने दावा किया कि मैंने आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए दिए हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने यह दावा आरोप तय करने पर बहस के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान किया। आपको बता दें, सुकेश चंद्रशेखर ने पिछले दिनों जेल से ही एक के बाद एक लेटर लिखकर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। सुकेश ने अपने आरोप को पूरी तरह सच बताते हुए जांच की मांग की थी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सुकेश चंद्रशेखर के आरोप पर जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई थी। प्रधान सचिव के नेतृत्व में गठित 3 सदस्यीय जांच समिति ने 16 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी थी। जांच समिति ने 14 से 15 नवंबर को मंडोली जेल में पहुंचकर सुकेश चंद्रशेखर के बयान दर्ज किए थे। जांच समिति के सामने बयान में भी सुकेश चंद्रशेखर ने अपने दावों को दोहराया था। सुकेश ने जांच समिति को ये भी बताया था कि उसने 4 किश्त में सत्येंद्र जैन को 50 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के ही एक मंत्री कैलाश गहलोत के असोला माइंस स्थित फार्म हाउस पर दिए थे। सुकेश ने जांच समिति के सामने अपने बयान में भी कहा था कि इस लेन देन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पूरी तरह से वाकिफ थे। सुकेश ने जांच समिति के सामने भी कहा था कि सत्येंद्र जैन ने मनीष सिसोदिया से परिचय कराया था, जिसके बाद उसकी कई बार फोन पर उनसे बातचीत भी हुई थी। सुकेश ने यह भी कहा था कि 2017 में एक होटल में डिनर पार्टी दी थी, जिसमें सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत के साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल वहां पर शामिल हुए थे। शाहरुख खान की नई फिल्म पठान पर विवाद कम होता नहीं दिख रहा। विपक्षी दलों का कहना है कि रंग पर कोई हल्ला नहीं होना चाहिए, लेकिन मसला रंग का नहीं, धार्मिक सोच के सम्मान का है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह यूपी पहुंचे थे, लेकिन संजय सिंह ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के सवाल की बजाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही सवाल पूछा और विरोध करते करते उन्होंने भगवा रंग को भी अपमानित कर दिया और इस चक्कर में वो ये भूल गए कि भगवा रंग तो संतों और सनातन धर्म की पहचान है। भगवा रंग के वस्त्र धारण करके भगवान श्री राम वन में गए थे। विवेकानंद ने भी गेरुआ वस्त्र पहनकर ही शिकागो में भाषण दिया था। इन महान विभूतियों द्वारा धारण किए गए वस्त्रों के अपमान पर दीपिका से सवाल पूछने की बजाय संजय सिंह ने एक संत से ही सवाल पूछ लिया। भगवा वस्त्र को लेकर जो रंग संतों की पहचान है, अब आपको तफसील से बताते हैं कि संजय सिंह की किस बात पर इतना बवाल हो गया है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान में भगवा रंग के इस्तेमाल को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कई हिंदू संगठन, सियासी पार्टियां और कई दिग्गज इसका विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इसका विरोध कर रही है। वहीं इस विवाद पर आम आदमी पार्टी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को घेरा है। लखनऊ के चारबाग स्थित रविंद्रालय में राष्ट्रीय किसान मंच के अधिवेशन में आए आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि अफसोस है कि इस देश के अंदर बेरोजगारी और शिक्षा के सवालों पर चर्चा नहीं होती। यहाँ बिजली पानी के मुद्दों पर, किसानों की फसलों के दामों से संबंधित मुद्दों पर भी कोई चर्चा नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से टीवी चैनल पर सिर्फ यही चर्चा हो रही है कि भगवा कपड़े पहनकर फिल्म में कैसे डांस हो गया। भाजपा के 3 सांसदों ने तो भगवा पहनकर हीरोइनों के साथ डांस किया है। इस पर कोई कुछ बोल नहीं रहा। संजय सिंह ने इस दौरान भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भगवा पहनने वाले चिन्मयानंद को क्या हम सब ने नहीं देखा कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री योगी के दौरे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भगवा कपड़े पहनकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घूमते हैं। वो एक जिले में गए तो वहां शौचालय पर भगवा रंग कर दिया, शौचालय को भगवा रंग बना दिया। क्या ये भगवा का अपमान नहीं है? संजय सिंह विरोध करते करते ये बताना भूल गए हैं कि यूपी में किस शौचालय पर भगवा रंग हुआ है। संजय सिंह ने जब कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री भगवा रंग पहनकर पूरे सूबे में घूमते हैं, तो वो ये बात भूल गए कि आदित्यनाथ
योगी पहले संत हैं, फिर मुख्यमंत्री और संतों का परिधान और त्याग की पहचान है भगवा रंग। विपक्षी पार्टी होने के नाते संजय सिंह का ये लोकतांत्रिक हक है कि वो विरोध का स्वर उठाएं, लेकिन विरोध मुद्दों पर होना चाहिए, न कि धार्मिक पहचान और सम्मान पर। लेकिन विरोध में संजय सिंह ये भी भूल गए हैं कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के नोट पर गणेश और लक्ष्मी की फोटो छापने की पहल थी। क्या वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं था? इसीलिए विपक्षी पार्टी होने के नाते विरोध सही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को सनातनी समाज के धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल के दिन बड़े बुरे चल रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी और नेताओं पर लगातार गाज गिरती जा रही है, फिर वो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो या फिर खुद अरविंद केजरीवाल। लेकिन इन्हीं सब झमेलों के बीच अरविंद केजरीवाल की पार्टी के एक और नेता की पोल खुल गई है। आम आदमी पार्टी के नेता एक एक कर जेल जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन पिछले काफी समय से जेल में बंद हैं। वहीं शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वहीं अब आम आदमी पार्टी के गुजरात चीफ गोपाल इटालिया के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रमुख गोपाल इटालिया को भावनगर पुलिस ने एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया। भावनगर पुलिस की कार्रवाई जानकारी खुद गोपाल इटालिया ने ट्वीट के माध्यम से दी। इटालिया ने लिखा कि गुजरात की जनता द्वारा भ्रष्ट भाजपा को दिए गए पूर्ण बहुमत की नई सरकार ने काम करना चालू कर दिया है। भावनगर पुलिस ने आज मुझे गिरफ्तार किया। मेरी खुद की दादी माँ का कल निधन हुआ है। पूरा परिवार दुखी है, लेकिन भाजपा ने मुझे अरेस्ट करवा लिया। शायद यही काम के लिए बहुमत मिला होगा। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में गिरफ्तारी के बाद गोपाल इटालिया को छोड़ दिया गया। लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में भावनगर पुलिस ने गोपाल इटालिया के खिलाफ धारा 295 में केस दर्ज किया था। इस मामले में गोपाल इटालिया को पुलिस के समक्ष हाजिर होना था। हाजिर नहीं होने पर पुलिस ने धरपकड़ की। हालांकि पुलिस के सामने पेशी के बाद गोपाल इटालिया को बेल पर छोड़ दिया गया। पुलिस के अनुसार जिस मामले में गोपाल इटालिया की धरपकड़ हुई वो काफी पुराना है। गोपाल इटालिया के इससे पहले दिल्ली पुलिस ने भी धरपकड़ की थी। वो मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने से जुड़ा था। हालांकि उस मामले में भी गोपाल इटालिया को छोड़ दिया गया था और इस बार भी वो छूट गए हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई हैं। उनके कारनामों की फाइल खुल गई है और पुलिस कानून के अनुसार काम कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने गोपाल इटालिया के कई पुराने वीडियो जारी किए थे। इसको लेकर काफी विवाद भी खड़ा हुआ था। विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। उसे 2022 के चुनाव में 156 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 17 और आम आदमी पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीत पाई है। ऐसे में अब गुजरात में फिर से बीजेपी की सरकार बनने के बाद गोपाल इटालिया की मुसीबत बढ़ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जनता का पैसा पानी की तरफ बहाना भारी पड़ गया है। केजरीवाल अपना चेहरा चमकाने के लिए टैक्स पेयर्स का पैसा प्रचार प्रसार में पानी की तरह बहा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर दिल्ली के बड़े साहब उपराज्यपाल वीके सक्सेना का चाबुक चल गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन बताकर सरकारी पैसा खर्च किया है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। इसीलिए अब खर्च की गई धनराशि आप सरकार से वसूली जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के विज्ञापन आपको आज के समय में हर जगह, गली नुक्कड़ गलियों में सब जगह देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली में इतने सरकारी विज्ञापन दिखते हैं कि लगता है मानो सरकार सचिवालय से नहीं, गली नुक्कड़ों और पोस्टरों से चल रही हो। इस विज्ञापन विवाद के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और अरविंद केजरीवाल सरकार फिर सबके सामने आ गई है। आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर इस नए विवाद की वजह क्या है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि केजरीवाल सरकार की तरफ से दिए गए राजनीतिक विज्ञापनों का खर्च आम आदमी पार्टी से वसूला जाए। एलजी ने अपने आदेश में ये कहा है कि राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापनों के तौर पर प्रकाशित करने के लिए आम आदमी पार्टी ने 97 करोड़ रुपए रिकवर किए जाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार 2015 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट और 2016 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों का अब तक उल्लंघन करती आई है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने एलजी के आदेश पर पलटवार किया। पार्टी का कहना है कि एलजी के पास इस तरह के आदेश देने का अधिकार ही नहीं है, लिहाजा कानून की नजर में उनके आदेश की कोई अहमियत ही नहीं है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली के लोगों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हर राज्य सरकार दूसरे राज्यों में विज्ञापन देती है, लेकिन सिर्फ हमें क्यों निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को दिए गए निर्देश में एलजी सक्सेना ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग पर नियुक्त कमेटी के 16 सितंबर 2016 के आदेश का पालन किया जाए। सीसीआरजीए ने आम आदमी पार्टी को 97 करोड़ 14 लाख रुपए ब्याज के साथ सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया था।
आम आदमी पार्टी सरकार को समझाने की जरूरत है कि काम सिर्फ पोस्टर पर ही नहीं, धरातल पर भी दिखने चाहिए। सरकार को सार्वजनिक धन का उपयोग जनता तक सरकारी योजनाओं को विज्ञापनों तक पहुंचाने के लिए करना चाहिए, न कि पार्टी विस्तार की सोच को केंद्र में रखकर अपनी वाहवाही और प्रचार प्रसार में करना चाहिए। हम सबको स्कूल में एक शिक्षा दी गई थी कि गुरु देवो भव, और हम सबको ये भी सिखाया गया था कि एक गुरु को एक शिष्य की सच्ची गुरु दक्षिणा वो होती है जब वो अपने शिक्षक या गुरु के दिखाए मार्ग का अनुसरण करे। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री शायद अपने बढ़ते हुए राजनीतिक कद और पार्टी के विस्तार के बीच अपने गुरु अन्ना हजारे को सभी सीखों में भूल गए हैं। लेकिन आज महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा काम किया जिसके बाद अन्ना हजारे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिस काम की उम्मीद उन्हें अपने शिष्य से थी, वो काम उनके शिष्य के विपक्षी पार्टियों ने कर दिखाया। आखिर अन्ना हजारे क्यों है महाराष्ट्र सरकार से गदगद, चलिए आपको बताते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र में लागू हो रहे लोकपाल कानून की तारीफ की। उन्होंने कहा कि केंद्र के लोकपाल कानून की तर्ज पर महाराष्ट्र में प्रस्तावित लोकायुक्त अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में क्रांतिकारी साबित होगा। अन्ना हजारे लंबे समय से राज्य सरकार से लोकायुक्त कानून लाने की मांग कर रहे थे। अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस की ओर से मसौदे को स्वीकार करने पर उनको बधाई और धन्यवाद दिया गया है। अन्ना हजारे ने कहा कि उन्होंने लोकायुक्त अधिनियम की मांग को लेकर कई आंदोलन और अनिश्चितकालीन भूख हड़तालें भी की हैं। उन्होंने कहा कि 2018 में मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में भूख हड़ताल पर बैठा। तत्कालीन सीएम फडणवीस ने राज्य में लोकायुक्त अधिनियम लागू करने का वादा किया था, लेकिन तब ये पूरा नहीं हो सका था। मैंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार से भी इस कानून को लाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। लोग इस कानून का महत्व नहीं समझ रहे हैं। लेकिन 85 साल के अन्ना हजारे ने सोमवार को अहमदनगर जिले के रालेगढ़ सिद्धि गांव में रिपोर्टर्स से बातचीत की। उन्होंने कहा कि शिंदे फडणवीस सरकार का यह फैसला लोगों के नजरिए से अच्छी और सकारात्मक बात है। हजारे ने कहा कि आज लोग भले ही इस कानून का महत्व नहीं समझ रहे हो, लेकिन ये कानून हो गया तो क्रांतिकारी साबित होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि भ्रष्टाचार के सबूत पेश करने पर लोकायुक्त के पास मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति होगी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में केंद्र के लोकपाल कानून की तर्ज पर लोकायुक्त कानून होगा, जो मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों में भी इसके दायरे में आएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक विधेयक को शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले पैनल की सिफारिशों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे। अन्ना हजारे ने अपने पुराने शिष्य को पहले भी कई बार लताड़ लगाई है। दिल्ली की शराब नीति पर अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया था। जिन अन्ना हजारे ने शराब का जिंदगी भर विरोध किया, उन्हीं का शिष्य जब ऐसी नीति ले आए कि शराब की एक बोतल पर दूसरी बोतल फ्री, तो समझिए कि उस गुरु की अंतर्मन पीड़ा कितनी कष्टदायक होगी। शिष्य गुरु की साधना कर ही सिद्ध होता है, और सिद्ध होने के बाद उसको ये गुमान हो जाए कि अब वो गुरु से भी शक्तिशाली और विवेकशील है, तो उसका पतन और उसके जीवन को नेपथ्य में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।